देखिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज जो लोग भी राजनीति कर रहे हैं वो पैदाइशी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। तो समाजवादी पार्टी ने कभी चाहा ही नहीं कि मुसलमान यहाँ चेयरमैन बन जाए। तो समाजवादी पार्टी के बाद प्रत्याशी कैसे हैं? सट्टे वाले, जुआरी, शराबी। नवाबगंज के बच्चों का मुस्तकबिल खराब करने वाला कौन है? समाजवादी पार्टी का संभावित प्रत्याशी जो स्मैक का कारोबार करता है। भगवत जी का पर्सनल प्रत्याशी है वो। मैं कह रहा हूँ आपको उसको ही टिकट मिलेगा, ये भी बता रहा हूँ आपको उसको, कि वो सिद्दीकी बिरादरी से आता है। भगवत जी बड़े नेता हैं, शातिर नेता हैं, बहुत चालाक हैं, तो उनकी जो राजनीति चलती है वो मुसलमानों पर चलती है। उनका कैसा प्रत्याशी लड़ाएंगे? सट्टे वाला, जिसको एप्लीकेशन लिखना नहीं आता, जो लिख नहीं सकता, जो पढ़ नहीं सकता, और उसको ही टिकट मेरा। मैं चैलेंज के साथ आपसे कह रहा हूं, की आप बात कर? नूर इस्लाम की बात कर, जो है घर बादू, वो बहुत डॉक्टर साहब भी शातिर आदमी है। हमारे साथ आज मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने नवाबगंज में ही नहीं, अगर मैं ज़िले का नाम लूँगा तब भी उनके लिए कहना जो है कम है, क्योंकि ज़िले से ऊपर की राजनीति करते हैं, यूपी से बाहर की राजनीति करने वाले एक ऐसी शख्सियत है हमारे साथ इस समय मौजूद, जिन्होंने दिल्ली की राजनीति में हलचल मचा रखी है। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता फैसल मंसूरी साहब, और इस समय जो है वो राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज के प्रदेश प्रभारी हैं। उनसे हम जानते हैं नगर निकाय चुनाव को लेकर जो आगाज चल रहा है उसको लेकर जानते हैं, क्योंकि वो भी नगर के वासी हैं। तो हम बात उनसे नवाबगंज नगर पालिका की ही करेंगे, क्योंकि नगर के रहने वाले हैं, तो नगर में क्या क्या जरूरतें हैं और नगर के लेके जो है उनकी क्या राय है। फैसल जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। फैसल जी, जानना चाहेंगे, अभी आपने जो है बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था एक बरेली के अंदर, राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज, जिसके आप प्रदेश प्रभारी हैं, और उसमें देखा गया था जिस तरह से भारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग ही इकट्ठे थे, तो उसका मकसद क्या था? देखिए, भारी संख्या में नहीं बल्कि 100% मुस्लिम समाज ही इकट्ठा थे। देखिए, मकसद ये था कि जो पसमानदा मुस्लिम है उसको आज तक ठगा गया है। आप देखिए कि 400 सांसद, लगभग 400 सांसद संसद में पहुंचे मुस्लिम, जिसमें 60 सांसद पसमानदा और 340 अशराफ कैटेगरी के लोग पहुंचे थे। आप देखिए कि 85% आबादी पसमानदा मुस्लिम की है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी राजनीतिक भागीदारी कितनी है। और समाजवादी पार्टी ने 98% वोट लेकर अखिलेश यादव जी ने अपनी ज्योति की नोक पर रख दिया, मुसलमान को लावारिस छोड़ दिया। फिर भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए पसमानदा मुस्लिम को आह्वान किया कि उनको भारतीय जनता पार्टी और देश की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। भाजपा के बड़े नेताओं से कहा कि विशेष ध्यान दीजिए पसमानदा मुस्लिम पर। तो पसमानदा मुस्लिम के सुर को स्वर देने का जो प्रधानमंत्री जी ने काम किया, इसीलिए बरेली जिले के पसमानदा लगभग 20,000 लोगों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को नेहरू युवा केंद्र बरेली के अंदर धन्यवाद दिया, और जिसको हिंदुस्तान की सभी मीडिया ने कवरेज किया। एक सफल रैली रही। आपने जिस तरह से भी कहा था कि समाजवादी पार्टी ने जो है मुस्लिमों को छला, ये कहना कोई वो नहीं है, क्योंकि सही बात है मुस्लिमों को छला गया, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि योगी जी और मोदी जी जिस तरह से मुसलमानों को जोड़ रहे हैं, तो क्या लगता है मुसलमान जो है उनसे जुड़ा हुआ है, और मुसलमानों के लिए क्या विशेष हुआ है अब तक? देखिए, आप कोई भी एक ऐसी लाभकारी योजना बता दें जिसमें मुसलमान को छोड़ा गया। अगर राशन फ्री दिया गया तो मुसलमान को भी दिया गया। अगर आवास, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मकान बने तो जितने हिंदू के बने तो मुसलमान के भी बने। देखिए, इस देश के अंदर जितना अधिकार हिंदू का है उतना ही मुसलमान का है। भारतीय जनता पार्टी कोई धार्मिक पार्टी नहीं है, वो देश की उन्नति और प्रगति और देश को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है। लेकिन जब चुनाव आता है तो बीजेपी हमेशा हिंदुत्व की बात करती है। हमने तो नहीं सुना कभी आपको। आपने नहीं देखा? नहीं, मैंने तो नहीं सुना। कई बार जो है बीजेपी नेता अक्सर इस तरह के जो है बयान देते रहते हैं, तो मुझे मैंने सुना नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा है, जैसे आप कह रहे हैं कि अगर बीजेपी हिंदू की बात करती है तो दानिश आजाद अंसारी को मंत्री बनाया, मुसलमान है, मुसलमानों ने वोट तो नहीं दिए। अशफाक सैफी को आयोग का चेयरमैन बनाया, अल्पसंख्यक आयोग के, मुसलमान है, मुसलमानों ने वोट तो नहीं दिए। लेकिन अब तक कितने बीजेपी प्रत्याशी खड़े हुए थे जो मुस्लिमों में, जो बीजेपी से टिकट लेके चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं क्या किसी ने टिकट के लिए नहीं कहा होगा? कल ही 4
मुस्लिमों को दिल्ली के अंदर नगर निगम में टिकट दिए गए। लेकिन हमने अभी देखा पिछले यहाँ विधानसभा का चुनाव जो बीता उसमें तो कोई मुस्लिम ही नहीं था। देखिए आप देख सकते हैं विधानसभा के अंदर 3 एमएलसी विधायक ही होता है, 3 एमएलसी हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर। ठीक है, छोड़िए, अब बात हम करते हैं नगर निकाय के लेके। आप नगर के ही निवासी हैं, नवाबगंज नगर पालिका के जो हालात हैं, आपके एक सवाल का जवाब दे दूं। जी। जिस दिन मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगने लगेगा, जिस दिन उनके साथ खड़ा होने लगेगा, अपने वोट परसेंटेज को बढ़ा देगा, मुसलमान को टिकट भी भारतीय जनता पार्टी दे रही है। जहां हमारी पार्टी एक इंटरनल सर्वे कराती है, अगर इंटरनल सर्वे में ये पाया गया कि फैजल बाबू नवाबगंज 121 विधानसभा जीत सकते हैं तो डॉक्टर आर्या जी को टिकट नहीं होगा या किसी और को टिकट नहीं होगा। लेकिन इंटरनल सर्वे में बहुत सारे लोग, बहुत सारे पैसे वाले लोग चुनाव में टिकट मांग रहे थे। इंटरनल सर्वे भारतीय जनता पार्टी के गया कि डॉक्टर आर्या चुनाव जीत सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कमल खिला सकते हैं, तो डॉक्टर आर्या को टिकट मिला था। उनसे ज्यादा पैसे वाले लोग भी टिकट मांग रहे हैं। फिलहाल नगर निकाय का जो चुनाव शुरू होने वाला है, इसको लेके आपकी क्या राय है? ये नवाबगंज ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आएगी और बड़ी तादाद रहेगी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशियों की जीतने की। और नवाबगंज के अंदर इतिहास रचा जाएगा। जब से यहाँ चेयरमैन के चुनाव शुरू हुए हैं, इससे बड़ी जीत कभी नहीं होगी। आप नगर जो है नवाबगंज के ही रहने वाले, चूंकि नगर में आप बखूबी जानते हैं, तो इस समय नवाबगंज की जो है क्या समस्याएं बनी हुई हैं और जो है क्या होना चाहिए था? देखिए नवाबगंज में पूर्व में जो चेयरमैन रहे वो हमारी भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे। आपने देखा नवाबगंज के अंदर गंदगी देखी, कीड़े रेंगते हुए देखे, आपने जल भराव देखा, आपने उन लोगों को देखा जो कब्रिस्तान जाते थे तो कपड़े गंदे हो जाते थे, आपने देखा कि शमशान के पानी भर गया है। वही शमशान भूमि की अपनी एक संस्था है जो उसको पर्सनली करा रही थी, कोई पालिका ने तो ऐसा कुछ काम किया नहीं। लेकिन इससे पहले जो है, आज अगर हम बात करें, इससे पहले जो है बीजेपी के जो है प्रत्याशी वो भी चेयरमैन रह चुके हैं जी, रविंद्र सिंह राठौर जी। आपने देखा उनका कार्यकाल था तो उन्होंने कोई विशेष नहीं कराया था, उन्होंने भी, वो तो बीजेपी के थे। हाँ उन्होंने अच्छा काम किया था और मैं बहुत छोटा था उस समय, राजनीति नहीं करता था, स्कूल जाता था, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन आज 10-12 साल से मैं एक्टिव हूँ राजनीति के अंदर और बखूबी समझता हूँ क्या सही है क्या गलत है। तो वर्तमान की राजनीति में जिस तरह से पालिका अध्यक्ष ने, अभी हमने जो है कल ही देखा था एक मैसेज जो उधर से डाला गया है, उन्होंने समाजवादी पार्टी को जो है छोड़ा, इस्तीफा दिया है और एक बीजेपी से ही जो जुड़ी हुई पार्टी है, निषाद पार्टी, पूरा नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है इस समय, तो वो ज्वाइन की। तो क्या लगता है आपको, एक तरफ जो है बीजेपी से प्रेम प्रकाश रस्तोगी जी टिकट के दावेदार हैं, संतोष गुप्ता जी हैं और नीरेंद्र सिंह राठौर जी बीजेपी से टिकट के दावेदार हैं, तो क्या लगता है जो पालिका अध्यक्ष हैं तो वो भी बीजेपी से टिकट ला सकती है? देखिए भारतीय जनता पार्टी का ये कमल निशान है, यही इसका सिंबल है। भारतीय जनता पार्टी के साथ कई सारे सहयोगी दल हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ही टिकट होगा, चिंता ना करें आप। और ये भारतीय जनता पार्टी का जो सिंबल है ये अपने आप में प्रत्याशी है, किसी का भी नाम हो सकता है, चाहे सचिन जी के पापा प्रेम प्रकाश रस्तोगी जी हों, नीरेंद्र सिंह राठौर जी हों, संतोष जी हों, जो लोग भी टिकट मांग रहे हैं, जिसको टिकट होगा सारे लोग उसको ही मिलकर चुनाव लड़ाएंगे और मैं भी प्रचार करने के लिए आऊँगा। बात करें समाजवादी पार्टी में भी जो है कई लोग टिकट के दावेदार हैं और बीजेपी में भी कई लोग जो हैं टिकट के दावेदार हैं, लेकिन अक्सर जब चुनाव आता है तो एक चीज़ जो देखने को मिलती है, अभी तक हमने ये नहीं देखा नवाबगंज के अंदर गंगवार समाज से भी कोई टिकट का दावेदार समाजवादी पार्टी से या बीजेपी से हुआ हो। ये ऐसा क्या है? ये मैं आपको बताऊं जी कि बड़ा षड्यंत्र रहा। देखिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज जो लोग भी राजनीति कर रहे हैं वो पैदाइशी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, वो जब छले गए हैं, ठगे गए हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने अपनी राजनीति शुरू की तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ शुरुआती दौर से हूँ। मैं माननीय श्री आतिफ रशीद जी की सरपरस्ती में मैंने काम किया दिल्ली के अंदर। तो जो लोग भी आ रहे हैं, लगभग 98% लोग ऐसे हैं जो जब ठगे जाते हैं जब भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं। तो और जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात रही है तो समाजवादी पार्टी ने कभी चाहा ही नहीं कि मुसलमान यहाँ चेयरमैन बन जाए। उन्होंने हमेशा हल्के कैंडिडेट लड़ाए। देखिए उन्होंने पिछले साजिया एजाज हमारी बहन को उनको चुनाव लड़ाया था, वो एक घरेलू महिला है, कभी उन्होंने राजनीति नहीं की। उनके जो हस्बैंड हैं वो शायद कांस्टेबल हैं, एजाज कुरैशी साहब। तो अगर वो इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने के लिए आते तो मैं समझ सकता था कि भाई राजनीति करने के लिए आए हैं। उनकी वाइफ को चुनाव क्यों दिया गया? इसलिए दिया गया कि
चुनाव ये हर कीमत हारेंगी और जो हमारी राजनीति खड़ी रहेगी। तो हमारे लिए तो फायदा है, अगर समाजवादी पार्टी हल्के कैंडिडेट लड़ाएगी तो हमें और ज़्यादा फायदा है। देखिए चुनाव तो हमारी पार्टी जीत ही रही है, हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है। इस बार हम प्रचंड बहुमत के साथ नवाबगंज में फतेह करेंगे। और रही बात समाजवादी पार्टी प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी के बाद प्रत्याशी कैसे हैं? सट्टे वाले, जुआरी, शराबी, जो एनडीपीएस में, एनडीपीएस की धाराएं जब लगती हैं जब कोई आप ऐसे पदार्थ को बेचे जिसको सरकार ने बैन कर रखा हो। तो आप ये समझिए कि नवाबगंज के बच्चों का मुस्तकबिल खराब करने वाला कौन है? समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी जो स्मैक का कारोबार करता है, जिसका भाई सटोरी सट्टे के मुकदमे लगे हुए हैं, जिसके चाचा सटोरी, जिसके पूरा परिवार सटोरी। लेकिन इसमें समाजवादी के लिए नहीं कह सकते, संभावित प्रत्याशी है वो, समाजवादी भगवत जी का पर्सनल प्रत्याशी है वो। मैं कह रहा हूँ आपको उसको ही टिकट मिलेगा, ये भी बता रहा हूँ आपको उसको, कि वो सिद्दीकी बिरादरी से आता है और ये टिकट भी उसको ही मिलेगा। मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा। भगवत जी की आप जो बात कर रहे हैं, भगवत जी समाजवादी के जो है बड़ा चेहरा है, बड़े नेता हैं, मंत्री भी रह चुके हैं और कई बार जो है विधायक भी रह चुके हैं। और भगवत जी की अगर बात की जाए तो जो पालिका अध्यक्ष के जो पति हैं डॉक्टर ताहिर जी, भगवत जी और वो काफ़ी क्लोज रहे हैं। पहले बीच में मनमुटाव भी हुआ था, लेकिन जो अभी चुनाव बीता था विधानसभा का चुनाव, उसमें फिर जो है मैसेज एक देखने को मिला था जिसमें ये कहा गया था जो है भगवत जी को जिताए। तो क्या लगता है ऐसे में भगवत जी जो है जो इस समय पालिका अध्यक्ष हैं उनकी या उनके पति की जो है मदद करेंगे इस चुनाव में? देखिए भगवत जी बड़े नेता हैं, शातिर नेता हैं, बहुत चालाक हैं। वो कभी नहीं चाहते कि मुसलमान कोई खड़ा हो जाए जो कभी उनका विकल्प करे, कभी उनका सामना करे, विधानसभा में उनके सामने खड़ा हो जाए। क्योंकि उनका जो वोट है, उन्हें कितने वोट मिले? करीब 90,000 वोट मिले, 80,000 वोट तो मुसलमान के ही थे। तो आप ये बताइए, 1 लाख के करीब वोट मिले, 80% वोट मुसलमान के। तो उनकी जो राजनीति चलती है वो मुसलमानों पर चलती है। अगर वो मुसलमान में कोई लीडर खड़ा कर देंगे, कल वो चेयरमैन बनेगा, परसों उसके इच्छाएं बड़ी होंगी, वो विधायक बनने की कोशिश करेगा, तो वो कभी नहीं चाहेंगे। उनका कैसा प्रत्याशी लड़ाएंगे? सट्टे वाला, जिसको एप्लीकेशन लिखना नहीं आता, जो लिख नहीं सकता, जो पढ़ नहीं सकता, वो क्या राजनीति करेगा? खाक जिस पे 13 जी के सट्टे के 2 मुकदमे चल रहे हैं, जिस पे मारपीट के कई मुकदमे चल रहे हैं, जो एनडीपीएस में जेल जा चुका है और उसको ही टिकट मिला। मैं चैलेंज के साथ आपसे किस प्रत्याशी की आप बात कर रहे हैं? नूर इस्लाम की बात कर रहा हूँ। नूर इस्लाम जी से आपका अभी जो है कुछ समय पहले जो है कुछ विवाद हुआ था जिसमें जो है मारपीट हुई थी जी। नूर इस्लाम जी ने जो है आप पे शायद केस किया या आपने भी किया, लेकिन आपने भी उन पे जो केस किया था अभी तक कोई गिरफ्तारी तो हुई नहीं थी। देखिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट का कानून है कि 7 साल से कम की सजा में गिरफ्तारी नहीं होती है। तो मैं कानून से ऊपर तो नहीं हो सकता। मुकदमा लिखा था उसने, जमानत। लेकिन आप बीजेपी के बड़े नेता हैं, बड़े लीडर हैं, उसके बाद जो है घर बात नहीं, जो आप बता रहे हैं आपके साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया गया था। मैं राष्ट्रवादी मुस्लिम हूँ जी, मैं मारपीट का जवाब मैं भी घेर सकता हूँ, मेरे पास भी कार्यकर्ता हैं। क्या मैं मारपीट का जवाब दूँ? मुझे देश के कानून पर भरोसा है, देश के संविधान पर भरोसा है। मैंने एप्लीकेशन दी, इस पर मुकदमा लिखा गया, मेरा माननीय अल्पसंख्यक आयोग में मुकदमा चल रहा है। तो जो कानून तय करेगा, आपने कहा था जी, अभी आपने कहा था जो है टिकट उन्हीं को मिलेगा, नूर इस्लाम जी को। लेकिन जो है संभावित प्रत्याशी राशिद साहब जी हैं, शारिक खान जी हैं, वो भी समाजवादी पार्टी से। मैं आपको बताऊं, वो भी बड़े चेहरे हैं। मैं आपको बताऊं जी, और राशिद साहब जो हैं, राशिद साहब अच्छे इंसान है, भले आदमी है, लेकिन वो राजनीतिक आदमी नहीं है। ये कैसे कह सकते हैं? मैं बता रहा हूँ आपको, उनके परिवार से जो है काफी लंबा राजनीतिक रिश्ता रहा है। मैं बता रहा हूँ जी, मैं बता रहा हूँ। मैंने आपसे क्या कहा, वो अच्छे इंसान है, भले इंसान है, पढ़े लिखे इंसान है, लेकिन वो डॉक्टर ताहिर के सगे शायद कजिन है, उनके कजिन है डॉक्टर ताहिर के। तो आप ये समझिए कि डॉक्टर, ये समाजवादी पार्टी के टिकट के लिए लोगों में ऐसी चर्चाएं हैं कि समाजवादी पार्टी का टिकट लिया जाए और उसके बाद में हो सकता है उनको शायद बैठा लिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि डॉक्टर ताहिर उनके बड़े भाई हैं और अगर परिवार के लोग दबाव बनाएंगे बैठ सकते हैं। तो वो बहुत, डॉक्टर साहब भी शातिर आदमी हैं और बड़े, उन्होंने भी अपना एक छाप छोड़ी है नवाबगंज के अंदर, 3 बार चेयरमैन रही हैं उनकी वाइफ। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस तरीके के लोग करते हैं कि एक टिकट हाथ में आ जाता है, जो कुछ ऐसी पार्टी होती है जो 1500 वोट ले सकती है, वो 1500 वोट खराब ना हो, इसलिए अपने परिवार का कोई ऐसा चुनाव लड़ जाए और बाद में उसको जो है सरेंडर कर दिया जाए या विड्रा करा दिया जाए। समाजवादी और बीजेपी के अलावा जो है एक, आपने शारिक भाई पर भी मेरे से पूछा था। जी जी बताएं। देखिए शारिक भाई क्या है, वो
एक अच्छे परिवार से आते हैं, उनके वालिद अच्छे बड़े समाज से भी रहे हैं। देखिए मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर में अगर सारिक भाई भी अगर चुनाव में आते हैं तो वो मतलब थोड़ा कुछ हिंदू उनके साथ में ये जो सामने से आज तक चुनाव होता आया है, हिंदू मुस्लिम चुनाव होता आया, वो हिंदू मुस्लिम चुनाव नहीं होगा। साफ सभी के अच्छे इंसान हैं और हिंदू मुस्लिम दोनों जगह उनकी उठ बैठे। और जिस तरह से समाजवादी से कई दावेदार हैं और बीजेपी से भी कई दावेदार हैं, और मैं अगर बात करूं कांग्रेस से, तो कांग्रेस से संभावित प्रत्याशी रियाज अंसारी जी, जो एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और जो है पत्रकार संघ के तहसील अध्यक्ष भी हैं जी, तो उनको लेके क्या कहेंगे? लेकिन आप तो बीजेपी के लीडर हैं, लेकिन फिर भी जी आप पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं, हम भैया हम तो बिल्कुल मदद करेंगे। सही इंसान है, लोगों के काम करते हैं, कई सारे मैंने उनके देखे धरने प्रदर्शन ये वो, ठीक है, साफ छवि के अच्छे इंसान हैं। लेकिन अब यह तो आपको तय करना है, जीतेगी भारतीय जनता पार्टी, ये समझ लें आप, अब प्रचंड बहुमत से जीतेगी। नहीं, मैंने ये कहा था रियाज जी के बारे में क्या कहेंगे? पार्टी को लेकर नहीं कहा था, मैंने बताया ना, ठीक इंसान है, मैंने उनको कभी किसी गलत काम में नहीं देखा, तो मैं किसी भी शख्सियत की ऐसे तो बुराई नहीं कर सकता जिसको मैंने कभी किसी गलत काम में ना देखा हो। मैंने कहा कि लोगों की मदद करते हैं, अच्छे इंसान है, भले आदमी है, समाज सेविक आदमी है, ठीक है। अच्छा, क्या लगता है आपको जो है नगर में नगर की जरूरतें हैं और जो होना चाहिए लेकिन अब तक नहीं हुआ है? देखिए, जब कोई कौम गलत रहनुमा चुनती है तो वो सजा भी पाती है उसकी। आप हमारे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताइए, विकास की गंगा बहा देंगे इंशाल्लाह। लेकिन पूरे 5 साल जो है आपके पार्टी के लोग जो है लगे रहे थे, पालिका अध्यक्ष के विरोध में थे और जो बर्खास्त भी हुई थी, लेकिन अब जाके उन्हें जो है स्टे मिला और जो बहाल शायद हुई है। तो मेरे को नहीं पता कि स्टे मिला और बहाल हुई है, लेकिन जो चर्चा है उनको देखा नहीं जी, मैंने अभी उनको चेयर पे बैठे हुए नहीं देखा। अगर वो बहाल हो जाती और सब चीज था तो चेयर पे बैठी होती, नगर पालिका चलाए होती। आज यहाँ डेंगू की महामारी चल रही है, यहाँ छिड़काव कराती होती, रोड पर घूमते। यही तो होता है ना जनप्रतिनिधि का। हमारा भारतीय जनता पार्टी का, आप यहाँ की जनता आवाम अगर भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट को जिताएगी, मैं आपसे वादा करता हूँ तो बीजेपी वो वार्ड घूमेगा, वॉकिंग के लिए जाएगा ना, यहाँ पे कराया था, वो देखेगा कराया जी। बीजेपी के कई नेता हैं, किसने फॉगिंग कराया यहाँ पे नगर में? नगर की वास्तव में जरूरत थी, समस्या है बनी हुई। देखिए, ये सारे काम जो होते हैं ये जनप्रतिनिधि के काम होते हैं। इस समय एसडीएम साहब चेयरमैन शायद उनके ही पास वही चला रहे हैं, एसडीएम साहब नगर पालिका को, तो मैं तो उनको ही दोषी मानूंगा अगर उन्होंने नहीं कराया। मुझे ये पता है कि शायद उन्होंने कराया है, अगर उन्होंने नहीं कराया है तो वो दोषी हैं इस बात के। लेकिन सरकार आपकी नगर के निवासी हैं आप, उसके बावजूद भी आप नगर मैंने देखा नहीं ना, मैं तो अभी आया हूँ, मैं तो परसों ही आया हूँ नवाबगंज, तो मैंने तो देखा नहीं ना अपनी आंखों से। आप मुझे बता रहे हो, अब मैंने देखा ही नहीं तो मैं कैसे कह दूं एसडीएम साहब ऐसा कर रहे हो, मैं उनकी शिकायत कर दूं? मैं जानकारी लूंगा, आपने मुझे बताया, मैं जानकारी लूंगा। अगर उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया होगा तो हम उनकी शिकायत करेंगे, और उन्होंने अच्छा काम किया होगा तो उनका धन्यवाद भी करेंगे। तो नगर का चुनाव है, नगर के लोगों के लिए क्या संदेश है आपका? क्या मेरा नगर के लोगों के लिए संदेश है कि अच्छे भले पढ़े लिखे इंसान को चुने। आप ये ना देखें कि उस पर पैसे हैं नहीं है, अमीर है गरीब है, आप अच्छे इंसान को चुने, ऐसे इंसान को चुने कि जो नवाबगंज के मुस्तकबिल को आगे लेकर जाए, यहाँ के बच्चों के मुस्तकबिल को आगे लेकर जाए, ना कि ऐसे लोगों को आप वोट करें। जो मैं अपने आप को भी कह दूं कि मेरा मन था कि मैं चुनाव लड़ूं नवाबगंज नगर पालिका का, लेकिन जब मैंने ये देखा कि मैं राजधानी दिल्ली में रहता हूं, मैं यहाँ कम टाइम दे पाता हूं। अगर कोई भी जनप्रतिनिधि अगर समय से टाइम नहीं देगा तो काम नहीं हो सकता। आप ऐसे इंसान को चुने जो स्थानीय हो, जो यहाँ रहता हो, जो आपके बीच में रहे, आपकी समस्याओं को सुने प्रतिदिन। मैं समझता हूँ कि एक वार्ड का दौरा करें और वो देखें कहाँ सफाई है, कहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल जी हमारे चैनल में आने के लिए। तो ये थे फैसल मंसूरी जी, जिन्होंने जो है नगर की समस्याओं को लेकर चर्चा इनसे हमने की थी, और जो है राजनीतिक मुद्दे को लेकर जो है बड़ी चर्चाएं हुई इनसे, और जो है नगर की क्या जरूरत है इन्होंने ये भी बताया। और आगे जिस तरह चुनाव करीब आता जाएगा, हम आपको और भी प्रत्याशियों से मिलाएंगे और भी दिग्गज नेताओं से मिलाएंगे, और जो वास्तव में नगर की जो समस्या बनी हुई है उस नगर की समस्या को उठाते रहेंगे, सच्चाई हम नगर की दिखाते रहेंगे। देखते रहिए परवेज अंसारी की न्यूज।